Hello students, welcome to my channel Knowledge Chronicles। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज। हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें सबसे पहले हमने एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी, उसके ट्रेड्स को समझने की कोशिश करी, उसके साथ साथ क्या कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्लस क्या मिथ्स हैं उनकी, ये हमने पढ़ा था। आज हम थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इनोवेशन थ्योरी ऑफ शम्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है एंटरप्रेन्योरशिप की। जब हमने ट्रेड्स पढ़े थे, एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करी थी, तब भी हमें पता चला था कि जो शम्टर एक ऑथर हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर भी कहा है। ही इज़ द वन जिन्होंने एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर भी कहा है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात उन्होंने बताने की कोशिश, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो डे टू डे लाइफ या बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखता है और चाहता है कि मैं ऐसा नया क्या करूं जिससे कि नया प्रोडक्ट, नई सर्विसेज या नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाए। तो इस तरीके से वो सोचना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने एंटरप्रेन्योर को कैटलिस्ट कहा है। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो चेंज को इनिशिएट करते हैं। तो मैंने कहा ना, कुछ ऐसा इनोवेटिव करना जिसके थ्रू की जो रेगुलर एक मोनोटोनस बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसमें कुछ बदलाव लेकर आएँ। जो सर्कुलर जो हमारा है एक स्टेशनरी सर्कुलर फ्लो है उसको हम कुछ चेंज कर सके। इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ जो हैं एंटरप्रेन्योर सोचता है करने के लिए। तो इस थ्योरी में उन्होंने सबसे पहले जो बात बताई है वो बताई है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यहाँ है कि कुछ भी नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जनरली लैंड, लेबर, कैपिटल को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में काउंट करते हैं। तो कुछ ऐसा नया लेके आना, उनके कुछ नए कॉम्बिनेशंस बनाना ताकि सब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट विद एक्यूरेट क्वांटिटी विद मिनिमम कॉस्ट हम प्रोड्यूस कर सकें। यही तो एट द एंड एक बिजनेस पर्सन का क्या पर्सपेक्टिव रहता है, यही तो पर्सपेक्टिव रहता है। तो जो एक्टिविटीज़ उन्होंने बताई हैं शम्टर जो हमारे ऑथर हैं, वो मैंने कुछ यहाँ हाईलाइट करी हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू हिम इनोवेशन अकर व्हेन द एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्शन मेथड, open up a new market, find out a new ways of raw material supply, introduces new organization in any industry। कुछ भी कर सकता है ना, नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, कुछ नए मेथड्स हो सकते हैं। हो सकता है कि वो एक जोन में ऑपरेट कर रहे हो, सेकंड जोन में जाना चाह रहे हो, या कुछ नए एक तरीके से कह सकते हो कि रॉ मटेरियल सप्लायर्स ने ढूंढना, या वे और किस तरीके का नए रॉ मटेरियल हम ला सकते हैं, और प्लस एक नई ऑर्गेनाइजेशन को बनाना। कुछ भी कॉम्बिनेशन है जो वो कर सकता है, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो इस थ्योरी में नोट करने वाली है वो ये है कि शम्टर मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन इनोवेटर और इन्वेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना यहाँ ज़रूरी है कि जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने इनोवेशन और इसके बीच में डिफरेंस बताया है। इन्वेंटर के बीच में, इन्वेंटर कौन होता है? इन्वेंटर वो होता है जो न्यू मेथड्स, न्यू मटेरियल्स जो डिस्कवर करता है, राइट। और इनोवेटर कौन होता है? वो होता है जो ऑलरेडी न्यू इन्वेंशंस हो रखी हैं, डिस्कवरीज हो रखी हैं, उसको कैसे यूज़ करना है। तो जो ऑथर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो इन्वेंशंस हुई हैं फॉर एग्जांपल, उसको किस तरीके से हम यूज़ करें कि उसको मतलब यूज़ करके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कर सके और उससे इन रिटर्न कुछ अर्न कर सके। तो ये उनका कहना है। तो जैसे उन्होंने ये बताया कि एन इनोवेटर is more than an inventor because he does not only originate as the inventor does but goes much further in exploiting the invention commercially। मतलब जो भी वो न्यू प्रोडक्ट, न्यू डिस्कवरीज फाइंड आउट करेगा, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उससे एक बिजनेस बना सकते हैं, बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं ताकि मार्केट में नया प्रोडक्ट आए और उससे इन रिटर्न वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करे। तो उन्होंने इनोवेटर, इसीलिए उन्होंने एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर कहा है। इनोवेटर ही इन्वेंटर जो होते हैं उसकी डिस्कवरीज को यूज़ करते हैं। तो इसको फर्दर जो है कह सकते हो कि जो डकर है हमारे, उन्होंने इनोवेशन इंडीड क्रिएट अ रिसोर्स। तो उन्होंने भी फर्दर इनोवेशन को भी एक रिसोर्स कहा है कि उसी के थ्रू, क्योंकि देखो नए कॉम्बिनेशन जब आप बनाएंगे, मार्केट में नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे, या आप नए मान लो न्यू मेथड्स जनरेट करते हैं प्रोडक्शन के, तो आपकी कॉस्ट कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, एक्यूरेट क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स कर सकेंगे। तो एट द एंड वो आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट होगा ना। तो ये कुछ नए तरीके हैं बिजनेस करने के।
अब नेक्स्ट एक ग्राफ है जो ऑथर ने बताया था कि फर्स्ट है इसमें, जैसे आपका इनोवेशन है। इनोवेशन से आप क्या करोगे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड, न्यू मार्केट, न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। और कहीं ना कहीं इनोवेशन के पैरेलली क्रिएटिविटी चलती है, क्योंकि जो इनोवेटिव पर्सन होता है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी होता है। उसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनको एक्सप्लोर करते हैं। उसको एक्सप्लोर करके ऑटोमेटिकली वो एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस करते हैं, इकोनॉमिक, और एट दैट जब बिजनेस ग्रो करता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज अच्छा ग्रो करती है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, राइट। तो ये पूरा चार्ट जो है वो शॉन्टन ने एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी ऑफ मैकलेलन। अब मैकलेलन जो ऑथर हैं, उन्होंने हमें मोटिवेशन की भी थ्योरी दी है। उनकी थ्योरी, अगर हम मोटिवेशन थ्योरी में थोड़ा-सा अगर हम जाएँ, तो हमें समझ में आएगा कि मोटिवेशन थ्योरी में उन्होंने जो 3 नीड्स के बारे में बात की है। द वेरी फर्स्ट इज़ नीड फॉर अचीवमेंट, सेकंड इज़ नीड फॉर एफिलिएशन, थर्ड इज़ नीड फॉर पावर। जिसे हम कहते हैं ए अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। अब अचीवमेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अचीवमेंट का मतलब होता है कि जो पर्सन ग्रो करना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं। इन ऐसा ज़रूरी नहीं कि अचीवमेंट का मतलब ये है कि आप मॉनेटरी बेनिफिट से रिलेट करेंगे, नो। आप ग्रो करना चाहते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट से सेकेंडरी, कि ठीक है आएगा, वो तो एट द जब आप एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ करोगे, कुछ करोगे, ग्रो करोगे, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न आपको कुछ मिलेगा, बट वो सेकेंडरी है। तो जिन लोगों में नीड फॉर अचीवमेंट हाई होती है, वो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ में जाते हैं, ऐसा इस ऑथर का मानना है, ठीक है। नेक्स्ट है एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है कि आपका इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, आप सोशलाइज़ करना चाहते हैं। नीड फॉर पावर का मतलब होता है जब आप दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस नीड की बात करी गई है, दैट इज नीड फॉर अचीवमेंट। उस थ्योरी का भी नाम नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी ही है। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो डिस्कस किए हैं, फर्स्ट डूइंग थिंग इन न्यू और बेटर वे, जो कि प्रीवियस ऑथर ने भी, शम्पटर ने भी बताया है। सेकंड, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होता है जब आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप कह सकते हो, आप सारी प्रोबेबिलिटी लगाने के बाद भी आप सिचुएशंस को इमेजिन नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो कहीं न कहीं वो अनसर्टेनिटी कहलाता है। तो उन्होंने बताया कि पहले चीज़ों को अच्छे और बेहतर तरीके से करना, और ऐसी चीज़ अच्छे डिसीज़न लेना, या अपनी डिसीज़न पावर अच्छी करना, जो कि अनसर्टेनिटी में भी आप एक अच्छे डिसीज़न्स ले सको। क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो टोटली सब कुछ अनसर्टेन है ना, पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हम मार्केट में बात करें, तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कार्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी। बट अब आपको ईवी, हाइब्रिड, अब हाइब्रिड मोड्स भी आने लग गए हैं, राइट? तो उसमें लोग एक्सेप्ट करें, नहीं करें, बहुत चीज़ें अनसर्टेन होती है ना। आप पूरे तरीके से कभी-कभी सिचुएशंस को या फ्यूचर को जज नहीं कर पाते हो, तो अनसर्टेनिटी में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं। अब नेक्स्ट है ये थ्योरी जो है उन्होंने दी थी, उन्होंने एक बुक है आपकी उनकी बहुत अच्छी, द अचीवमेंट्स सोसाइटी। उसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का ज़िक्र किया है, जो कि उन्होंने अमेरिकन, मेक्सिको और बॉम्बे में यंग अडल्ट्स पे किया था। अब यंग अडल्ट्स को उन्होंने क्या कहा, एक्चुअली उनको नीड फॉर अचीवमेंट को मेजर करना था कि जिन लोगों में अचीवमेंट ज़्यादा होती है, उनका क्या रिएक्शन रहता है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्स कंटेंट में चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी, वो फर्स्ट थी कि ट्रेनीज जो हैं, उनको अपनी जो थिंकिंग पावर है, उस पर कंट्रोल करना और पॉजिटिवली सोचना है। क्योंकि उनको वर्स्ट सर्कमस्टांसेस भी दी जाएँगी, उसमें भी उनको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही सोचना है। नेक्स्ट है कि उनको चैलेंजेस और सक्सेस को मेजर करना है, कि अगर हम इस जगह पे पहुँचते हैं, तो उसको पहुँचने के लिए क्या-क्या चैलेंजेस आएँगे, उस अकॉर्डिंगली वो अपना एक एक्शन प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर जिस जहाँ पे भी हम पहुँचना चाहते हैं, उसमें कैसे पहुँचा जा सकता है। टाइम टू टाइम फीडबैक्स लेना, प्लस अगर किसी को वो रोल मॉडल मानती है, किसी की तरह वो अपने आप को डिसिप्लिन्ड करना चाहते हैं, उसको भी अपनी एक्टिविटीज़ में इंट्रोड्यूस करना। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ उनको दी गई। जब उन्होंने ये सब कर लिया, उसके बाद ऑथर को पता चला कि नीड फॉर अचीवमेंट जो पर्सन्स होते हैं, उनका बेसिक रहता है कि उनको ग्रो करना है लाइफ में, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए वो अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे जो ये कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ठीक है। तो अब जो इसमें जनरली इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि जो ऑथर थे, उन्होंने इन जनरल 3 टाइप्स ऑफ नीड्स के डिस्कस किया था, दैट इज नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो अब उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट 5 मेजर कंपोनेंट की बात करी है कि जिनमें नीड फॉर अचीवमेंट हाई रहता है, वो कौन से 5 कंपोनेंट है। फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट इज सेटिंग गोल, थर्ड इज रीचिंग गोल थ्रू वंस ऑन एफर्ट,
नेक्स्ट इज नीड फॉर एंड यूज ऑफ फीडबैक, प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिनमें नीड फॉर अचीवमेंट हाई रहता है। अब जैसे इन जनरल बात करते हैं कि कोई भी आप ये कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है वो कैसे आता है, कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि मार्केट में ये प्रॉब्लम है, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उसके उसका सोल्यूशन जो होता है वो एज अ प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं। इसको ऐसा समझते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जो पेट्रोल था उसके प्राइसेस काफ़ी हाई हो रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल खत्म होता जा रहा है इन नियर फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए, तो हम ईवी के ऊपर आ गए हैं, राइट। और फिर सीएनजी भी कहीं न कहीं इसी एक पर्पज़ से सॉल्व करने के लिए ही मार्केट में आया था। तो वो कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, राइट। पहले मैनुअली वर्क होता था, जितनी भी हमारे कागज़ी कार्रवाईज़ होती थी वो सारी मैनुअल होती थी, बट अब धीरे-धीरे सब ऑटोमेटिक हो गया है और इवन कंप्यूटराइज़्ड होता जा रहा है, राइट। तो कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन कभी ना कभी कोई ना कोई दे रहा है। तो सबसे पहले उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है जिसको एज़ अ प्रोडक्ट हम प्रेज़ेंट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड वो गोल सेट करते हैं और गोल को अपने एफर्ट्स के थ्रू अचीव करने की कोशिश करते हैं और टाइम टू टाइम फीडबैक्स लेते हैं कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। फीडबैक का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग फंक्शन लगाना कि अगर कहीं आप गलत हैं, तो वहाँ सही होके आगे की चीज़ें और बेहतरीन तरीके से करना। और प्लस एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हमें पता, हमने ट्रेड सेक्शंस में भी पढ़ा है एंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ रहे थे कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो मॉडरेट रिस्क लेते हैं। वो रिस्क इज़ ऑलवेज़ एसोसिएटेड विद एंटरप्रेन्योर, तो वो कहीं न कहीं वो रिस्क फैक्टर लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी थ्योरी जो है नीड फॉर अचीवमेंट यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट थ्योरी जो हमारी है दैट इज रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ नाइट। ये जो प्रीवियस स्लाइड है इसमें एक्चुअली जो ऑलरेडी हम एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज का जो स्लाइड हमने पढ़ी है पहले, उसी का ही लिखा हुआ है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो अलग से लिखा है, ये मैंने बस फर्दर नॉलेज इसको इस स्लाइड को पुट कर दिया था इस वीडियो में। जैसे कि फर्स्ट है कि मॉडरेट रिस्क लेता है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है उनका, और वो रियलिस्टिक रहते हैं अपनी लाइफ में, और सिचुएशन वेयर दे कैन टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताई है। फीडबैक लेना, और हमेशा एंटरप्रेन्योर का मतलब ये नहीं होता कि उनको पैसे अर्न करने हैं, पहले है कि सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एज अ प्रोडक्ट प्रेजेंट करना। मॉनेटरी बेनिफिट जब वो अच्छी और एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी होंगी, ऑटोमेटिकली रिटर्न आपको आएगा ही आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर आगे काम नहीं करेंगे। उनका काम ग्रो करना है, आगे ग्रो करना है, कुछ अचीव करना है, लाइफ में एक्सेल करना है। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो इसमें ड्राइव टू एक्सेल एंड एडवांस एंड ग्रो, ये उनका बेसिक फंडा है। नॉट मॉनेटरी, मॉनेटरी इज अ सेकेंडरी पर्पस, फर्स्ट पर्पस इज टू एक्सेल, एडवांस एंड ग्रो। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं। अपनी नेक्स्ट थ्योरी हमारी रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ नाइट। ये जो थ्योरी है इसके सबसे बड़े जो प्रपोजल दिया है जिन्होंने, वो है प्रोफेसर नाइट और जॉन एस मिल। उन्होंने बताया कि रिस्क क्रिएट प्रॉफिट। सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि रिस्क अगर कोई लेता है, मॉडरेट और हाई रिस्क लेते हैं, इवन लो रिस्क, कहीं ना कहीं आपको रिटर्न आएगा। लो रिस्क लो रिटर्न सॉर्ट ऑफ, जैसे मोर रिस्क मोर गेन। तो ये कॉन्सेप्ट पे ये थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट इज रिस्क क्रिएट प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर गेन, प्रॉफिट एज रिवॉर्ड एंड कॉस्ट। अगर हम इन जनरल बात करें, आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं, अपना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, फिर आपका एक सेलिंग प्राइस होता है जिस पे आपने गुड्स को सेल किया होता है। जब आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेस कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट बचता है। तो कहीं न कहीं प्रॉफिट जो होता है वो हमने जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ की उसका रिवॉर्ड है, प्लस जो कॉस्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक्टिविटी की है हमने, उसको करने के लिए जो भी कॉस्ट है उसको लेस करके फिर हम अपना एज़ अ रिवार्ड, एज़ अ प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अनसर्टेनिटी, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। एंटरप्रेन्योर्स इनकम इज़ अनसर्टेन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं कुछ टाइम पीरियड के लिए जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी जो इनकम होती है, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकता है कुछ मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, इवन 3 इयर्स के लिए भी इनकम नहीं हो। तो वो कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, और एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में ही एंटरप्रेन्योर वर्क करता है। कितनी भी आप अपनी रीज़निंग कर लें, प्रोबेबिलिटीज़ लगा लें, कहीं के कभी न कभी आप एनवायरनमेंट को इतना परफेक्टली जज एक्यूरेटली नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करते हो, इन्होंने जो बताया है, दैट इज नाइट आर्ग्यूज दैट बिजनेस एंटरप्राइजेज द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी कैन बी रिड्यूस थ्रू कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन होता है चीज़ों को मर्जर, मिलान करना एक तरीके से। कंसोलिडेशन इज टू अनसर्टेनिटी इज व्हाट इंश्योरेंस इज टू रिस्क।
जैसे इंश्योरेंस रिस्क के लिए काम करता है, कंसोलिडेशन वैसे ही अनसर्टेनिटी के लिए काम करता है। जैसे कि इसका कैसे आप कर सकते हो, इसका मतलब है कि जो भी आपकी इंडिविजुअल इंस्टेंस हैं, उसको पूल करिए। पूल करने का मतलब ऐसा है कि जैसे अब मान लेते हैं कि मैं बी लोकेशन पे हूँ, मुझे ए लोकेशन पे जाना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं गूगल मैप ऑन करूँगी, गूगल मुझे 1 टू ए और बी जो भी है, जो वेज़ होंगे, रास्ते होंगे वो दिखाएगा, राइट? उसके बाद हो सकता है मेरे नोन जो ऑलरेडी वहाँ गए हों उससे इन्फॉर्मेशन लेना, प्लस उनसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछना, प्लस कितना कॉस्ट लगेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मुझे उसको इन्वॉल्व करना। ये मैं होमवर्क कर रही हूँ ना किसी जगह जाने से पहले अपने, जो क्योंकि सब कुछ अनसर्टेन है, मुझे नहीं पता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ या पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जाने से पहले ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए, राइट? तो ये तरीका हुआ मेरा एक तो, ठीक है। नेक्स्ट सेम सिचुएशन एंटरप्रेन्योर भी करता है। एंटरप्रेन्योर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, एक्टिविटीज़ या मार्केट चेंज करने से पहले, न्यू मेथड्स होंगे, तो उससे पहले वो अपना होमवर्क करता है, वो मार्केट को जज करता है, ठीक है? मार्केट को समझने की कोशिश करता है, अपने जितने भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं उनको पूल करता है, फिर ट्राई करता है कि अनसर्टेन सिचुएशन में कहीं न कहीं मैं अपने होमवर्क से उस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर दूँ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है ना? इट इज़ अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टोटल अनसर्टेनिटी बाय पूलिंग इंडिविजुअल इंस्टेंस वो कहीं न कहीं आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं, उसको आप पूल करते हो, उसके थ्रू अपने एक्सपीरियंस गेन करो, अगल-बगल एक्सपर्ट्स से पूछो, ठीक है? आप जिनको जानते हो ऑलरेडी इस बिज़नेस लाइन में, उनके क्या व्यूज़ है, उसको जज करना। तो इन सबको मिला के आप कहीं न कहीं जो आपका अनसर्टेनिटी है, उसको आप रिड्यूस करते हो। क्योंकि इस थ्योरी में रिस्क की बात की है, रिस्क इज़ हमेशा एंटरप्रेन्योर के साथ एसोसिएटेड रहता है। बट कुछ रिस्क जो होते हैं, उसको हम इंश्योरेंस इनका नहीं करवा सकते। और कुछ ऐसी बिल्कुल ही अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं, तो हम उसके लिए अपने थ्रू एक्सपीरियंसेस, जो भी प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट्स से बात करके हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी लेबिस्टाइन एक्स एफिशिएंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक्स एफिशिएंसी समझना बहुत ज़रूरी है। एक्स एफिशिएंसी द डिग्री ऑफ इनएफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विदिन द फर्म। It measures the extent to which firm fails to realize its productive potential. जब फर्म अपनी जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है उसको जज नहीं कर पाता, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने रॉ मटेरियल या इनपुट्स यूज़ किए हैं, या तो आपने उनको सही तरीके से यूज़ नहीं किया या फुली यूज़ नहीं किया। यहाँ पे दो सिचुएशंस बनती हैं, राइट? तो उस सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए? एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर उसको एज अपॉर्चुनिटी समझता है। पहले तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जैसे X efficiency arises either because the firm resources are used in a wrong way, because they are wasted, that is not used at all. फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारी? रॉन्ग वे। सेकंड सिचुएशन हमारी क्या है कि यूज ही नहीं किए। तो अब हमें जो ऑथर है वो बताते हैं कि अब एंटरप्रेन्योर दो रोल आइडेंटिफाई करता है। फर्स्ट इज गैप फिलर, सेकंड इज इनपुट कंप्लीटर। अब गैप फिलर का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ गैप है, कुछ कमी रह गई है, हो सकता है आप रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे, तो उसको अच्छे से कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना। या फिर हो सकता है कि आप आउटडेटेड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ इन करना। तो वो आइडेंटिफ़ाई करता है कि वो इन 2 रोल को कैसे निभाएगा। ये 2 रोल हैं जो उन्होंने इस ऑथर ने आइडेंटिफ़ाई किए हैं, इसको फर्दर हम अभी और डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें लिखा है, इफ नॉट ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर मार्केट और देयर आर इम्परफेक्शन इन मार्केट, द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फिल द गैप इन द मार्केट। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताया, लैंड लेबर कैपिटल जो जनरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपके, या हो सकता है मार्केट में इम्परफेक्शन है। मार्केट इम्परफेक्शन का मतलब होता है आपके जो बायर्स एंड सप्लायर्स हैं वो काफ़ी कम क्वांटिटी में है, प्राइस कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, और एंट्री एग्जिस्ट जो है वो, तो उसको आइडेंटिफाई करना, मार्केट की क्या इम्परफेक्शन है, उसमें कैसे नए तरीके से कहाँ कोई गैप है उसको हम आइडेंटिफाई करें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है आप उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, कम यूटिलाइज करें, उनको कैसे अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड रोल में क्या करता है, मेकिंग अवेलेबल इनपुट दैट इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वन। मैंने हो सकता है ना कि आप आउटडेटेड जो वे ऑफ प्रोडक्शन है यूज़ कर रहे हो, आपकी जो विधियाँ हैं, मेथड्स हैं, वो बहुत पुराने हैं, कुछ नया लेकर आना, तो उसको कहते हैं इनपुट कंप्लीटर। उस तरीके से वो चीज़ों को यूज़ करता है और इसके थ्रू वो प्रॉफिट और अदर एडवांटेजेस जो होते हैं एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं।
अभी हमने क्या बात करी कि एंटरप्रेन्योर कोई भी एक तरीका ढूँढ सकता है जिसके थ्रू वो कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। तो इस ऑथर ने वो जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करके एज़ अ प्रोडक्ट प्रेज़ेंट करता है उसको 2 रोल में डिफ़ाइन कर दिया कि गैप फिलर है, कहीं कुछ गैप है उसको उसमें वो अपने रोल को आइडेंटिफ़ाई कर ले, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, या फिर वो एक नई टोटली न्यू मेथड ले आए। इनपुट कंप्लीटर का मतलब कि कुछ ये बिल्कुल टोटली न्यू वे प्रोडक्ट ले आए या न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ले आए, तो उस तरीके से वो रोल को कंप्लीट कर सकता है। इसमें फर्स्ट है रूटीन एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। रूटीन एंटरप्रेन्योरशिप होता है जो ऑलरेडी जो बिजनेस एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है। इसमें द न्यू मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना। अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा है, फिल द गैप इन परफेक्शन मार्केट टू पुट द एंटरप्राइज इन मोशन। जो मार्केट की इनपरफेक्शन है उसमें वो अपने को कैसे रोल को फिट कर सकता है। ट्रांसफॉर्मिंग अवेलेबल इनपुट दैट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड। कुछ नया लेकर आना। गैप का मतलब कहीं कुछ कमी है, हो सकता है प्राइस में कुछ कमी हो रही हो, आपका जो प्राइस है, या हो सकता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, को आपकी जो 1 आवर में प्रॉपर क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं, उसमें कुछ करना है तो दैट इज़ गैप फिलर। बट टोटली नया में वे मेथड है, न्यू मार्केट में चले जाना है या न्यू प्रोडक्ट दे देना है, दैट इज़ इनपुट कंप्लीटर। तो ये थ्योरी हमारी जो है लेविस्टाइन एक्स एफिशिएंसी थ्योरी। एक्स एफिशिएंसी होती है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रही है, वो एक्यूरेटली ऑप्टिमम आप कह सकते हो यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का नहीं कर रही है। नेक्स्ट थ्योरी हमारी हेगन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब हेगन थ्योरी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये ऑथर जो है उन्होंने हेगन ऑथर हैं जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज करी। उन्होंने किस बेस पे ये थ्योरी प्रपोज करी, मैं इसको लेमन में थोड़ा समझाने की ताकि आपको समझ में आए। दैट इज विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट। कई बार क्या होता है कि कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप, हमने एक वर्ड यूज कर रखा है, यूज करते भी हैं। डिसएडवांटेज ग्रुप क्या होता है, जिनको कि सोसाइटी में वो नहीं मिला, वो पदवी नहीं मिली जो कि वो डिजर्व करते थे। या एक इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ लोग अच्छी जगह पे, अच्छे प्लेस पे थे, अच्छी कम्युनिटी थी जो अच्छे प्लेस पे थे, पर धीरे धीरे वो डिग्रेड होते चले जा रहे हैं, ठीक है, डिमोट होते चले जा रहे हैं। तो वो जो स्टेटस विड्रॉल होता है वो कहीं न कहीं मोटिवेशन का काम करता है और वो लोग एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। ये ऑथर का मानना है कि जब विड्रॉल ऑफ स्टेटस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप टू जेनेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योर, वो रीज़न है ना एंटरप्रेन्योरशिप का, इनका मानना ये है। अब ये क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल elite group from its previous status by another traditional sub physical force। हो सकता है कि जो ऑलरेडी एक elite ग्रुप था ट्रेडिशनली, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है। डेनिग्रेशन ऑफ वैल्यू सिंबल थ्रू सम चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द सुपीरियर ग्रुप। जो सुपीरियर ग्रुप है उसका एटीट्यूड बदल गया है, जो ऑलरेडी सेट वैल्यूज थे उसके लिए। इनकंसिस्टेंसी ऑफ स्टेटस सिंबल विद चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे इकोनॉमिक पावर जो होती है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर जो होता है वो इक्वल नहीं रहता, अनइक्वल रहता है। और नॉन एक्सेप्टेंस है एक्सपेक्टेड स्टेटस ऑन माइग्रेशन टू इंडिया। न्यू सोसाइटी में आपका जो स्टेटस था वो कहीं ना कहीं पहले से कम हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जब ये थ्योरी प्रपोज करी उन्होंने ये बताया कि इस तरीके से 3 to 4 टाइप्स के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका ओरिजिन होता है। इससे पहले एक बात और समझना यहाँ ज़रूरी है, एक अनदर ऑथर जिनकी अभी नीड फॉर अचीवमेंट हमने पढ़ी ना, उन्होंने इस थ्योरी का बहुत बड़ा सपोर्ट करा। मैक्लेलन सपोर्टेड दिस थीसिस बाय एडमिटिंग दैट द सप्रेस्ड कम्युनिटी हैड मोर क्रिएटिविटी। उनका कहने का मतलब है कि जब लोग एक स्टेटस, मान लो एक एलीट ग्रुप था, जब उनका स्टेटस गिर जाता है तो वो अपने स्टेटस को दोबारा उठाने के लिए बिजनेस एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो जिक्र किया था जिस कम्युनिटी का इस थ्योरी में, उसमें उन्होंने जिक्र किया था समुराई कम्युनिटी ऑफ जापान। ट्रेडिशनली दिस कम्युनिटी हैड enjoyed all high status of which it was deprived later. To regain this most prestige, it become more active and give rise to many entrepreneur। जब उनका स्टेटस कहीं ना कहीं गिर गया तो उसको रीगेन करने के लिए वो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज में आए, तभी ये थ्योरी जो है उन्होंने प्रपोज करी। और मैक्लेलैंड का कहने का मतलब ये था कि नीड फॉर अचीवमेंट, अगर हम इसमें नीड फॉर अचीवमेंट को इंट्रोड्यूस करें तो क्या है, नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब ये नहीं कि पैसे कमाना है, उनका मतलब है एक्सेल करना, ग्रो करना, एडवांस करना, ताकि अपने स्टेटस को दोबारा वो लोग मतलब ले सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने ये बताया है। तो इस थ्योरी में उन्होंने 4 जो है एंटरप्रेन्योर की बात करी है। फर्स्ट इज रिट्रेटिस्ट, रिचुअलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट एंड इनोवेटर। अब इसमें जो लास्ट के 2 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो हमेशा चाहते हैं नए तरीका ढूँढना, नए ताकि जो सोसाइटी है उसमें बदलाव ला सके, अपनी जो इमेज थी ऑलरेडी जो लॉस कर चुके उसको रीगेन करे। कैसे करे? हो सकता है कि नए मेथड्स लेकर आएँ, न्यू वेज़ ऑफ वर्किंग हो, या हो सकता है कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करें, क्रिएटिव प्रोडक्ट लेकर आएँ, क्रिएटिव न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लेकर आएँ। तो ये 2 बहुत अब 2 जो हैं वो बेसिकली थोड़े इंडिफरेंट रहते हैं। जैसे फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर हू कंटिन्यू टू वर्क, वो सोसाइटी में काम तो करता है बट रिमेन इंडिफरेंट टू हिज वर्क एंड स्टेटस। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मतलब जो और अब उन स्टेटस तो नीचे आ गया है, आप ऐसे कह सकते हैं कम हो गया है, तो उसको वापस पान ऐसे खास कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करते, वो चुपचाप सोसाइटी में सहने लग जाते हैं एक तरीके से। अब रिचुअलिस्टिक होते हैं जो एज़ पर द नॉर्म सोसाइटी काम करते हुए दिन उनको लगता ही नहीं कि कुछ बदलाव होगा, ना ही वो कुछ खास इनिशिएट लेते हैं बदलाव के लिए। बस लास्ट 2 जो है रिफॉर्मिस्ट और इनोवेटर हैं, वो कोशिश करते हैं चीज़ों को बदलने की, चीज़ों में बदलाव लाने की। तो हेगन थ्योरी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारी हेगन थ्योरी वो तो ट्रेडिशनल थ्योरी भी है, ठीक है? इस बेस पे कहा गया है कि आप कहीं न कहीं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के थ्रू अपना जो गँवाया हुआ स्टेटस है उसको वापस पा सकते हो। अब थॉमस कॉकरन की थ्योरी जो है हमारी कल्चर वैल्यूज़ की, जो थॉमस कॉकरन है ये बहुत ही ओल्डेस्ट थ्योरी है पहले तो। मैं इसको इस सेंस में बताना चाहूँगी। अगर हम आज की बात करें, आज कहीं न कहीं आज में ये थ्योरी उतना फिट नहीं बैठती। इसको मैं आपको ऐसे तरीके से समझाती हूँ। ये थ्योरी ये बोलती है कि जो लोग बिज़नेस फैमिली से होते हैं, वो बिज़नेस ही करते हैं। जो सैलरीड फैमिली से होते हैं, वो जॉब ही करेंगे। ये हमारा बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है पहले तो। उनको ये लगता था कि हर कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ होती हैं जो बिज़नेस को मतलब रिप्रेज़ेंट करती हैं, बिज़नेस स्केल को, वो लोग वही करते हैं। राइट? उनके फादर भी वही करते थे, ग्रैंडफ़ादर भी वही करते हैं, आगे उनके सन भी वही करेगा। ये थ्योरी इस बेसिकली इस एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड है। तो इसमें उन्होंने जो ज़िक्र किया है, जैसे हम आउट ऑफ इंडिया बात करते हैं, पहले समुराई जापान के जो हैं फैमिली पेट ऑफ फ्रांस है, आपका किकुया केनिया है, आपका हाल ही में इंडस्ट्रियलिस्ट इन पाकिस्तान है। ये जो लोग हैं, ये माना जाता है कि ये लोग खाली बिज़नेस करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया की बात करें, हम पहले ये मानते थे पारसीज़, मारवाड़ीज़, गुजरातीज़ जो होते हैं, ये लोग बिज़नेस करते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने ये बताया है कि जो लोग बिज़नेस करते हैं, करते आ रहे थे, वो इन फ्यूचर भी बिज़नेस ही करेंगे। जो लोग सैलरीड थे, वो सैलरीड ही रहेंगे। तो ये जो एक धारणा है, मैं इसको ऐसे ही बताना चाहूँगी कि आज की प्रेज़ेंट सिचुएशन में ये लागू नहीं होती। अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी सैलरीड फैमिली से भी लोग बिज़नेस में आ रहे हैं, बहुत सारे बिज़नेस फैमिली के लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ इन जनरल जॉब की तरफ जा रहे हैं। तो ये थोड़ी कहीं न कहीं अब सिचुएशन में इतना मतलब सूटेबल नहीं है। जो 3 बातों के उन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए इस थ्योरी में, दैट इज़ कल्चर वैल्यूज़, रोल एक्सपेक्टेशन एंड सोशल सैंक्शंस। कल्चर वैल्यू की जो फैमिली ने आपको वैल्यूज़ दी कि बिज़नेस ही करना चाहिए, रोल भी आपसे वही एक्सपेक्टेड है, प्लस वही फिर आपके लिए सैंक्शन भी माना जाता था। पहले बहुत मुश्किल होता था एक सैलरीड फैमिली के पर्सन को बिज़नेस स्टार्ट करना, उसको बहुत सारे आप हर्डल्स फेस करने होते थे, राइट? वही सेम ऑपोजिट होता था बिज़नेस पर्सन के, अगर वो सैलरी में जाता था, उनको लगता था कि बिज़नेस ही करना चाहिए, राइट? तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो डिस्कस हुए हैं इस थ्योरी में। अब इसके बाद जो हमारी थ्योरी है, दैट इज़ इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत ही, ये कह सकते हो कि अभी एज प्रेजेंट सिचुएशन में ये काम करती है। बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जिनको ये लगता है कि जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में प्रोग्रेस होता है, वो इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है? तो सबसे बड़े जो सपोर्टर हैं वो हैं पापनिक एंड हैरिस इस थ्योरी के। उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर अब एट प्रेज़ेंट इंडिया की बात करें, तो अब एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में आपने देखा होगा कि स्टार्टअप्स के लिए, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ऑटोमैटिकली बहुत लोग स्टार्टअप्स में और एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। राइट? वो क्यों हो रहा? वहीं अगर गवर्नमेंट इसमें अनफेवरेबल हो जाए, तो आपकी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ कहीं न कहीं कम हो जाती है। तो इसमें मेजर रोल जो प्ले करता है फैक्टर्स, वो है फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट, हाई कैपिटल फॉर्मेशन विद गुड फ्लो ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, इंक्रीज़ डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, एफिशिएंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिससे फिजिकल और मॉनेटरी दोनों आता है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़।
अगर आप अभी की बात करें, जो प्रेज़ेंट हमारी गवर्नमेंट है, उसमें एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को बहुत ही बेनिफिट्स हैं। ईज़ी लोन अवेलेबल है, बैंक क्रेडिट्स अवेलेबल है, ईज़ी स आप कह सकते हो कि इंस्टॉलमेंट्स में, और बहुत ही फास्ट ट्रैक मेथड्स के थ्रू लोन अवेलेबल है। और भी आप कह सकते हो कि हाँ, सब्सिडीज़ के बेनिफिट भी दिए जाते हैं। तो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर है, मतलब इस थ्योरी का कहना ये है कि अगर आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके फेवरेबल हैं, तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी ही होंगी। तो ये हमारी लास्ट थ्योरी थी, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमने जो आज पढ़ा है, दैट इज़ फर्स्ट वाज़ अबाउट इनोवेशन थ्योरी ऑफ शम्टर, नीड फॉर अचीवमेंट बाय मैकक्लेलैंड, हेगन थ्योरी हमने पढ़ा है, थॉमस कॉकपेन की थ्योरी हमने पढ़ी है, रेस बेरिंग थ्योरी पढ़ी है और इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ी है। मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम थ्योरीज़ जो एंटरप्रेन्योर की वो हमने कवर कर ली हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका जो क्रिएटिविटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योर में, जब हम इसका सिलेबस देखते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उस पर बेस्ड होगा। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। से स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।